हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इसके पहले हम लोगों ने देखा था डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आज हम लोग देखेंगे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। तो बात करते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की। डीएनए मॉलिक्यूल हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसको डबल हेलिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, रोज़ालिंड फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, दोनों थ्रेड एक दूसरे से ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। इस बेसिस पर रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का एक निक नेम दिया, द डार्क लेडी ऑफ डीएनए। क्या निक नेम दिया था? द डार्क लेडी ऑफ डीएनए। किसने दिया द डार्क लेडी ऑफ डीएनए? रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने नाम दिया था डीएनए का द डार्क लेडी ऑफ डीएनए। ओके, नेक्स्ट इसी में हम लोग बात करते हैं रोज़ालिंड फ्रैंकलिन, जो कि स्टूडेंट थे किसके? MHS विल्किंस के। ठीक है, और ये लंदन के किंग्स कॉलेज में स्टडी करते थे और इन्होंने अपने इन दोनों ने अपनी स्टडी के दौरान डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी की बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्स-रे का यूज़ करके डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी की और द एक्स-रे डिफ्रैक्शन के बेसिस पर पैटर्न ऑफ डीएनए का पैटर्न प्रोड्यूस किया। किसने? रोज़ालिंड फ्रैंकलिन ने। ठीक है, और ये जो डीएनए का पैटर्न था इंडिकेट करता था डीएनए 2 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रैंडेड है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर या 2 स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर विद रिपीटिंग स्ट्रक्चर। रिपीटिंग स्ट्रक्चर यानी कुछ इसमें स्ट्रक्चर होते हैं जो बार बार क्या करते रहते हैं, इस स्ट्रैंड पर रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अपनी एक एक्सिस पर घूमे होते हैं। ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक एक्सिस पर ये क्या स्ट्रैंड होते हैं, ये घूमे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने अपनी इनके चारगॉफ केमिकल डाटा के बेसिस पर, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स के एक्स-रे डिफ्रैक्शन के बेसिस पर और इन्फेरेंस ऑफ मॉडल बिल्डिंग के बेसिस पर 1953 में, कब? 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया। डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था? 1953 में। किसके बेसिस पर दिया? चारगॉफ केमिकल डाटा और विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पर और इन्फेरेंस फ्रॉम मॉडल बिल्डिंग के बेसिस पर इन्होंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया। किसका? डीएनए का। वाटसन, क्रिक और विल्किंस को 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा, एक और साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन्स, इनका भी रोल था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में, लेकिन इनको प्राइज़ नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि अर्ली एज में ही इनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ में इनका नाम नहीं आया। ओके, तो नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला था, ये बात याद रखने वाली है। वाटसन, क्रिक और विल्किंस को डबल हेलिक्स में कब मिला था? 1962 में। ओके, कभी कभी ईयर दे देता है और उसके आगे बोल देता है कि ये कब दिया गया, कब दिया गया, तो आपको मैच द कॉलम टाइप का आता है, उसमें मैच करके लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम लोग, द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक शोज दैट डीएनए इज डबल हेलिक्स, है ना, विद शुगर फॉस्फेट backbone on the outside and the pair
बेसेस ऑफ द इनसाइड। ठीक है, अब जो वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल था, इसमें जो डीएनए की डबल हेलिक्स का अरेंजमेंट होता है, शुगर और फॉस्फेट जो है ये बैकबोन है डबल हेलिक्स मॉडल का, है ना, जो कि आउटसाइड प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। जबकि जो पेयर्ड बेस होते हैं, क्या पेयर्ड बेस यानी एडेनिन थाइमिन, है ना, एडेनिन से थाइमिन जुड़ेगा, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ेगा, ये अंदर होते हैं, और शुगर और फॉस्फेट आउटसाइड द चेन होते हैं। शुगर और फॉस्फेट आउटसाइड द चेन होते हैं। ठीक है, इस तरह से शुगर एंड फॉस्फेट आउटसाइड द चेन पाए जाते हैं, जबकि जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो इनसाइड पाए जाते हैं, अंदर की तरफ होते हैं और एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं। एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड अप होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड अप होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि द प्लेन ऑफ बेसिस आर परपेंडिकुलर टू द हेलिक्स। इनका जो प्लेन होता है वो हेलिक्स के परपेंडिकुलर होता है। द प्लेन्स ऑफ शुगर आर नियरली राइट एंगल टू द दोज बेसिस, यानी शुगर और बेसिस के बीच में राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है। कैसे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, ये आपके डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड होता है एक, और दूसरा स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्यों? क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। देखिए यहाँ पर शुगर का मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है ना। अब ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है, ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है ये अपराइट है। ठीक है, अपराइट है। 4 कार्बन अंदर साइड है, 1 कार्बन बाहर होता है, 5th कार्बन, और इसी से जुड़ा होता है कौन? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। देखिए, जबकि ये वाली चेन देखिए अपर साइड जा रही है, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ। इसी को उल्टा कर दें हम लोग, पेंटोज शुगर को, मीन्स नीचे की तरफ ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 है ना, यानी 3 ऊपर आ रहा है, 5 नीचे आ रहा है, और यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, और 3 प्राइम से जुड़ा होता है कौन? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है ना। तो इस तरह से बात करें तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो इसके बगल वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। दिख रहा है ना, ये वाली पेंटोज शुगर आपको अपराइट दिख रही है, और ये वाली पेंटोज शुगर इन्वर्टेड आपको नज़र आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर बताने का मेन मतलब क्या था कि आपको बताया गया कि जो पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर से अटैच है कौन? फॉस्फेट ग्रुप बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से अटैच है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच है। ओके, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स में ये पेंटोज शुगर की चेन और फॉस्फेट ग्रुप की जो चेन है ये आउटसाइड पाई जाती है और डीएनए के बैकबोन बनाने का काम करती है। यहाँ पर भी देखिए बाहर की तरफ पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये जो राउंड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप है, और ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है आपका? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और क्या बोल रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो इनर साइड होता है। दिख रहा है ना, ये यहाँ पर थाइमीन है तो इसके सामने कौन होगा? एडेनिन होगा। पिरिमिडीन हमेशा किससे अटैच होता है? प्यूरिन से।
अब क्योंकि यहाँ पर थाइमीन और एडनीन है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है। इसके नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर ये ग्वानीन हो गया आपका, ये साइटोसिन हो गया, ये दोनों आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू क्या है, बाइंड अप है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो इस तरह से डबल हेलिक्स मॉडल में आपने क्या देखा कि आउटसाइड में पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जबकि इनर साइड में नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। और आपको क्या बोला गया कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं और पेंटोज शुगर होती है, इनके बीच राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप लोगों को ये बात मेरी क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने आप लोगों को बताया कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें दो स्ट्रैंड इस तरह से अरेंज होते हैं। देखिए, दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपस में इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में अपने एक्सिस पर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। बाहर के साइड पर पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है आउटसाइड पर, और इनर साइड पर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है। एक हेलिक्स ये यहाँ से यहाँ तक है। एक हेलिक्स की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और एक हेलिक्स में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर जो हैं वो 10 होते हैं। बेस पेयर कितने होते हैं, 10 होते हैं। बेस पेयर समझ रहे हो, नंबर ऑफ एडनीन थाइमीन, है ना। तो जैसे कि एडनीन से थाइमीन जुड़ेगा, ग्वानीन से साइटोसिन जुड़ेगा, है ना। तो ये पूरा बेस पेयर है। अगर एक होता तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, पेयर में बोल रहे हैं तो बेस पेयर, ठीक है। और इस तरह से टोटल एक हेलिक्स मीन्स यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। अब ये जो दो बेस पेयर पाए जा रहे हैं, 10 बेस पेयर में से दो बेस पेयर की जो लेंथ होती है ना, इनके बीच की जो लेंथ होगी वो 0.3 नैनोमीटर होगी। ये यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए ये एक एडेनिन और थाइमीन वाला बेस पेयर है, ठीक है। ये भी एडेनिन और थाइमीन वाला बेस पेयर है, ठीक। इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। इसके अलावा जो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्रूव्स का फॉर्मेशन होता है। दो ग्रूव्स बनते हैं, एक तो मेजर ग्रूव, दूसरा माइनर ग्रूव। देखिए ये ग्रूव मतलब अंदर गर्त लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ। इसमें देखिए गहराई ज़्यादा है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेजर ग्रूव कहलाएगा। जबकि इस वाले डीएनए में आप अगर देखें तो इसमें ग्रूव का जो साइज़ है वो कम है, इसलिए इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, माइनर ग्रूव। तो इस प्रकार से दो ग्रूव पाए जाते हैं डीएनए डबल हेलिक्स में, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। तो देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। द डबल हेलिक्स एग्जीक्यूट टर्न एवरी 10 बेस पेयर। हर एक टर्न यानी हर एक हेलिक्स में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे, 10 होंगे। अभी हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। द पिच ऑफ डबल हेलिक्स इज़ 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक डबल हेलिक्स का जो कह सकते हैं लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। देखिए ये है ना 3.4 नैनोमीटर, या फिर इसी को हम बोल देंगे 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखिए, अब जो दो बेस पेयर हैं, सो द स्पेसिंग बिटवीन बेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। अभी हमने आप लोगों को बताया ये सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, द डायामीटर ऑफ हेलिक्स 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। यानी कि ये पूरे एक हेलिक्स का, ठीक है,
ये पूरे एक हेलिक्स का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, देखिए डायामीटर कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। समझ में आ रही बातें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 2 स्ट्रैंड जो हैं डीएनए के वो एंटी पैरेलल होंगे। अभी हमने बताया अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड कहाँ जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा। 5 प्राइम से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, 5 प्राइम से क्या जुड़ा होता है बच्चे, फॉस्फेट ग्रुप, और 3 प्राइम से जुड़ा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके अलावा जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है डीएनए का, ठीक है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर इधर कोई प्यूरीन अटैच है तो इस तरफ कौन अटैच होगा, प्रीमिडीन, ठीक है। अगर प्रीमिडीन है तो प्यूरीन, ऐसा नहीं होगा कि प्यूरीन और एडनिन ग्वानिन से अटैच होगा, ठीक है। तो एक तरफ प्यूरीन होगा तो दूसरी तरफ प्रीमिडीन होगा। तो इस तरह से जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 स्ट्रैंड रन्स इन द डायरेक्शन, अभी हमने बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ओनली एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियाइड फॉर्म आ स्टेबल हेलिक्स। एंटी पैरेलल मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड होते हैं वो ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो डबल हेलिक्स में हम लोगों ने देखा था मेजर ग्रुप होते हैं, माइनर ग्रुप होते हैं। अब देखिए डबल हेलिक्स डीएनए जो है ये राइट हैंडेड यानी कि राइट हैंड की तरफ घुमा हुआ होता है, इसका हेलिकल स्ट्रक्चर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, है ना, हमेशा डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। एक्सेप्शन रिपोर्ट किया गया बाय रॉबर्ट शिशमर के थ्रू। इन्होंने एक वायरस जिसका नाम 5174 है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को देखा। तो ये एक्सेप्शन है और ये पूछा भी जाता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए। जो साइटोप्लाज्म का जो डीएनए है, ठीक है, मीन्स जो न्यूक्लियस का डीएनए है वो टोटल सेल का 1 से 5% पार्ट बनाता है। कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। कौन, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है, और उस डीएनए को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। अब डीएनए में कुछ फंक्शनल यूनिट होती है जिसको सिस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये डीएनए की फंक्शनल यूनिट है। सेगमेंट होते हैं डीएनए के जो एक्टिव फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए के सिंथेसिस में, आरएनए के सिंथेसिस में और प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे हम लोग फॉर्म्स ऑफ डीएनए। अब डीएनए के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, उनके लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड के बेसिस पर, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के या बेस पेयर के बेसिस पर, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने जिस मॉडल को देखकर हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था वो मॉडल बी डीएनए कहलाता है, ठीक है। कौन सा डीएनए था, बी डीएनए कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए के फॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए हेलिक्स टाइप कौन सा है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। कितने डीएनए हैं, अभी तक आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी
लेकिन डीएनए के कई सारे फॉर्म भी हैं और यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जेड डीएनए पूछ लेगा कि ये राइट हैंडेड होता है कि लेफ़्ट हैंडेड होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने होते हैं, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो जेड डीएनए एक ऐसा डीएनए है जो लेफ़्ट हैंडेड होता है, लेफ़्ट साइड में अपना हेलिक्स को घूमकर बनता है। बाकी सारा जो डीएनए है वो क्या है, राइट हैंडेड होता है, ठीक है। अब देखिए हेलिक्स टाइप ए यानी ए डीएनए की बात करें तो इसमें बेस पेयर कितने होते हैं, 11, और पर रोटेशन पर बेस पेयर यानी एक बेस पेयर में रोटेशन कितना होता है, 3.7 डिग्री पर, ठीक है। वर्टिकल राइज पर बेस पेयर कितने होते हैं, 2.56 एंगस्ट्रॉम, और हेलिकल डायमीटर कितना होता है, 28 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट बात करते हैं बी टाइप हेलिक्स डीएनए की, तो इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, ये भी राइट हैंडेड घूमता है, ठीक है, 36.0 डिग्री पर, और वर्टिकल राइज बेस पेयर इसमें कितने होते हैं, 3.38 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और इनका हेलिकल डायमीटर होता है 19 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से सी टाइप का जो डीएनए होता है इसमें 9.33 बेस पेयर पाए जाते हैं। रोटेशन पर बेस पेयर कितना होता है, 38.6 डिग्री, जो राइट हैंडेड घूमते हैं। वर्टिकल राइज बेस पेयर कितने होते हैं, 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है, और इनका हेलिकल डायमीटर होता है 19 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डी हेलिक्स टाइप डीएनए की बात करें तो बेस पेयर पर टर्न कितना होता है, 8 बेस पेयर होते हैं एक हेलिक्स में। रोटेशन पर बेस पेयर कितना होता है, 45.0 डिग्री, ये भी राइट हैंडेड होते हैं। वर्टिकल राइज पर बेस पेयर कितना होता है, 3.03 एंगस्ट्रॉम, और हेलिकल डायमीटर के बारे में इसका अभी ज्ञात नहीं है। हेलिक्स टाइप जेड की बात करें तो जेड में बेस पेयर टर्न होते हैं, एक बेस पेयर में, एक हेलिक्स में 12 बेस पेयर होते हैं। रोटेशन पर बेस पेयर कितना होता है, 30.0 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ये एक ऐसा डीएनए है जेड डीएनए जो लेफ़्ट हैंडेड फॉर्म में घूमता है और ये जिग-जैग फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल राइज पर बेस पेयर इसका कितना होता है, 3.71 एंगस्ट्रॉम, और हेलिकल डायमीटर कितना होता है, 18 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाता है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो बोथ अब यहाँ पर डीएनए के जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड जो है वो सेंस स्ट्रैंड होता है, दूसरा स्ट्रैंड एंटी सेंस कहलाता है। जो सेंस स्ट्रैंड होता है इसी के पास कोड होता है जो ये ट्रांसमिट करता है किसमें, एमआरएनए में, ठीक है। और एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जा कर के ट्रांसलेट कर देता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डू नॉट टेक पार्ट, ठीक है, यानी कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं वो दोनों ही स्ट्रैंड ना डू नॉट टेक्स पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ना, दोनों पार्ट जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली वन ऑफ देम, दोनों में से एक ही पार्टिसिपेट करता है। द स्ट्रैंड विच इज़ ट्रांसक्राइब, अब ये पूछता है कौन सा स्ट्रैंड जो है वो एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है आपसे, कौन सा स्ट्रैंड एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, देखते हैं हम लोग। हाँ, तो कौन सा स्ट्रैंड एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, तो हमने आप लोगों को बताया 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में जाता है, एक 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन में जाता है ना। तो
यहाँ पर जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन या 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, या माइनस स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाता है, इसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, या पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है mRNA को। तो mRNA को जो ट्रांसक्राइब करने वाला कह सकते हैं स्ट्रैंड है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ये मूव करके ट्रांसक्राइब करता है किसको? mRNA को। अब देखिए, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको इस तरह से आपको बेस पेयर दे देगा और कुछ ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से mRNA का बेस पेयर बताइए, ठीक है, या फिर DNA का टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो कह रहे हैं इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज टर्म्ड एज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, हमने बताया आपको, और सेंस स्ट्रैंड और प्लस स्ट्रैंड भी कहलाता है। इट मूव इन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। ये देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड होता है, जिसमें बेस पेयर यहाँ पर अरेंज है एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ATGC, इस तरह से। जबकि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में तो एडनिन से जुड़ेगा थाइमिन है तो इससे बाइंड अप होगा एडनिन, इधर ग्वानिन है तो साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन होता है, पता है ना, ये बात हमने बताया। एडनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड से बनता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना। इस तरह से ये बेस पेयर है। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जबकि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड में जा रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड है। अब देखिए, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना, mRNA का ट्रांसक्रिप्शन होगा DNA से, तो ये जो स्ट्रैंड बनेगा mRNA जो बनता है, आपको पता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड ये है ना, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। आपको याद ऐसे रखना है कि जो DNA होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस थाइमिन होता है, जबकि RNA में नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले डायरेक्शन का सारा नाइट्रोजनस बेस सेम रहेगा mRNA में, बस थाइमिन के जगह पर क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। देखिए एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर एडनिन, थाइमिन के जगह पर क्या हो गया? यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये एक तरीके से आपको याद रखने का तरीका है, ताकि एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप गलत ना कर पाएँ, ठीक है। तो mRNA का जो डायरेक्शन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला यानी जो नॉन टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड है वही कोडॉन यहाँ पर होगा, बस यहाँ पर थाइमिन के जगह पर क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ DNA। डीनेचुरेशन को मेल्टिंग भी कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ DNA, है ना। अब जब DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, तो इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर है? तो वही बात बताई जा रही है। डबल स्ट्रैंडेड DNA कैन बी डीनेचर्ड ना, ब्रेक हो जाएंगे बाय हीटिंग टू हाई टेम्परेचर। द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसेस ब्रेक ड्यू टू हाई टेम्परेचर। कितना? 82 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। सिंस एडनिन थाइमिन, है ना, एडनिन थाइमिन बेस पेयर में ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाँ, तो इसीलिए देखो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। कहाँ पर? एडनिन थाइमिन में। तो
तो जब कभी भी चाहे रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ये जिस प्लेस पर होती है उस प्लेस पर नंबर ऑफ एडेनिन थाइमिन क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो आसानी से ब्रेक हो जाता है, और जब आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ओपन हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की प्रोसेस आसानी से परफॉर्म हो पाएगी। ठीक है, जबकि जो ग्वानिन और साइटोसिन रिच वाला पार्ट होता है वहाँ पर इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये बहुत ही स्लोली डीनेचर होते हैं, स्लोली मतलब बहुत ही धीरे धीरे डीनेचर होते हैं, इसलिए हमेशा एडेनिन और थाइमिन वाला प्लेस चुनते हैं ट्रांसक्रिप्शन वगैरह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं कि सिंस एडेनिन थाइमिन बेस पेयर हैज़ ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एडेनिन थाइमिन रिच एरिया अंडरगो डीनेचुरेशन वेरी क्विकली, है ना, बहुत जल्दी से डीनेचुरेशन हो जाता है। कौन सी प्लेस पर? जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन होता है, जबकि जहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन होता है वहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए इनके बीच में डीनेचुरेशन बहुत ही स्लो होता है। इफ़ डीनेचर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना, कह रहे हैं कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डीनेचर होता है, ठीक है, तो ये स्लोली जब इसको कूल करते हैं, है ना, अब ये डीनेचर हो गया, देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, डीनेचर हुआ तो दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो करके दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गए, है ना। अब वापस से जब इनको कूल किया जाएगा, हीट किया तो डीनेचुरेशन हुआ, वापस से जब कूल करेंगे तो फिर से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे बोलेंगे रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो आज हम लोगों ने डीएनए के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस की। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाऊँगी आप लोगों को। ठीक है, हर लगभग 50 क्वेश्चन एक लेक्चर में रहेंगे, आप उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट को ये अच्छा करेगा और साथ ही साथ अच्छा रिज़ल्ट दिलाएगा आपको। ठीक है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।